आज आपकी इस हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम आपको पाठ नंबर 4 मुस्कुराना धर्म है और पाठ नंबर 5 मित्रता के संबंध में प्रश्नोत्तर कार्य के रूप में हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने हम आपको क्या बता रहे हैं। देखिए ये कविता है, लेसन नंबर 4 चैप्टर 4 मुस्कुराना धर्म है कविता है और इस कविता का नाम है मुस्कुराना धर्म है। इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। देखिए ये कविता कैसे पढ़नी है। पहले आपको कविता पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किताब खोलिए और पढ़ने का कोशिश कीजिए, पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आप राग से एक साथ उतर उचित लय ताल के साथ अवरोह आरोह के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। सुनिए, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज इंसान का, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समुंदर पर नशा तूफान का। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक चलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्काना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। वो ही नहीं मंजिल कहीं जिस राह की, उस राह चलना चाहिए संसार को। जिस दर्द से सारी उम्र रोते कटे, वह दर्द पाना है ज़रूरी प्यार को। जिस चाह का हंसते मिटाना नाम है, उस चाह पर हंसते मिटाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। आदत पड़ी हो भूल जाने की जिसे, हरदम उसी का नाम हो हर सांस पर। उसकी खबर में ही सफ़र सारा कटे, जो हर नज़र से हर तरह हो बेखबर। जिस आँख का आँखें चुराना काम हो, उस आँख से आँखें मिलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जब हाथ से टूटे ना अपनी हथकड़ी, तब मांग लो ताकत सम जंजीर से। जिस दम ना थमती हो नयन सावन झड़ी, उस दम हंसी ले लो किसी तस्वीर से। जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो, तब गीत गाना गुनगुनाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। अधिकार जब अधिकार पर शासन करे, तब छीनना अधिकार ही कर्तव्य है। संहार ही हो जब सृजन के नाम पर, तब सृजन का संहार ही भविष्यत्व है। बस भवितत्व है। बस गरज यह गिरते इंसान को, बस गरज यह गिरते इंसान को, हर तरफ हर विधि उठाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म। देखिए इस कविता में कवि ने कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने का संदेश दिया है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, धूप छांव चलते रहते हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन एक सा नहीं होता। कभी समस्याएं आती हैं तो कभी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। तो जीवन एक संघर्ष है। तो इस संघर्ष में हमें साहस के साथ, हिम्मत के साथ अपने पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। तो संघर्ष में परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा हमें इस कविता से मिलती है। जीवन में सुख हो या दुख हो, हंसकराते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। धीरज
धैर्य, हिम्मत, साहस, बहादुरी, आत्मविश्वास, आत्मबल, ये हमारे कठिन राहों के साथी हैं। इनके सहारे ही हम कठिन रास्तों पर चलकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कठिन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? कठिन परिस्थितियों में हमें साहस के साथ, धैर्य के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए, उनसे संघर्ष करना चाहिए। आइए कुछ प्रश्नोत्तर कार्य देखें। इसमें कुछ कठिन शब्द भी देखो। ये कविता जो हमने पढ़ी है उसको आप भी पढ़िए। आप एक स्टांजा पढ़िए, 2 स्टांजा पढ़िए लेकिन, क्योंकि पढ़ने से आप पढ़ना सीखेंगे। अपने भाई बहनों के सामने भी पढ़ सकते हैं। आपसे बड़े जो भाई बहन हैं जो हिंदी जानते हैं उनके सामने बैठकर पढ़िए। तो पढ़ने का अभ्यास आपको करना है। उसके बाद संभव हो तो रफ कॉपी में एक पैराग्राफ लिखिए। लिखते समय ध्यान रखिए क्या शब्द लिख रहे हैं और किस मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। ये बोल बोल कर लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे। कठिन शब्द है गैर मुमकिन, असंभव, फर्ज यानी कर्तव्य, लाजिम यानी उचित, धैर्य उद्देश्य, हस्ती यानी अस्तित्व, बेखबर अनजान, आंखें चुराना, कतराना, आंखें मिलाना, दृढ़ता के साथ सामना करना। ठीक है। कुछ कठिन शब्द हैं इसमें, जैसे मुमकिन, फर्ज, लाजिम, धैर्य, हस्ती, बेखबर, हथकड़ी, जंजीर, कर्तव्य, संहार, सृजन, त्वय। तो आप उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। उच्चारण अभ्यास जरूरी है, क्योंकि कोई कठिन है तो उसको जब हम बोलेंगे तो वो सरल बन जाएगा ना। उसको फेस करेंगे तब तो सरल बनेगा ना। कोई भी विषय है जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी है, आप जब उसका सामना करेंगे तो वो सरल बन जाएगा। आप उसके साथ संघर्ष करेंगे, सरल बन जाएगा। तो डरना नहीं है, आत्मविश्वास, आत्मबल, साहस, हिम्मत रखिए और पढ़िए। तो प्रश्नोत्तर कार्य में देखिए, सबसे पहला प्रश्न मौखिक में देखिए, पेज नंबर 37। इस कविता के रचयिता का नाम बताइए। इस कविता के रचयिता हैं श्री गोपाल दास नीरज। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं ये। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। फिल्मी दुनिया के लिए बहुत सारे गीत भी लिखे हैं इन्होंने। प्रसिद्ध कवि हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है, कविता के अनुसार मनुष्य का क्या धर्म है? इस कविता के आधार पर मनुष्य का क्या धर्म है? कविता अनुसार मुस्कुराना ही मनुष्य का धर्म है। हर परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय, दुख का समय हो या सुख का समय हो, कुछ भी हो जीवन में, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराते हुए हर समय का सामना करना चाहिए। तीसरा सवाल है, कवि कब दीपक जलाने की बात कर रहे हैं? दीपक जलाना यानी संघर्ष करना। जब हवा तेज बह रही हो, तेज गति से हवा बह रही हो, आंधी चल रही हो, तूफान चल रहा हो, उस समय दीपक जलाना हमारा धर्म है। क्योंकि देखियो, जब तेज हवा बहती है, जब तूफान आता है, जब आंधी चलती है, उन परिस्थितियों में दीपक को जलाना मुश्किल होता है। तो मुश्किल वाला काम है करके इससे डरना नहीं है। मुश्किल समय में हमें अपना कर्तव्य समझकर वो सारे काम करने जो हमारे लिए जरूरी है। तो आंधी में यदि हम दीपक जलाएंगे तो कठिन काम है ना, नहीं हो पाता ना, संभव नहीं हो पाता। लेकिन नहीं, आप ये काम करिए। जब आंधी ना हो तो दीपक तो हर कोई जला लेता है, उसके लिए कोई कठिन नहीं। लेकिन जब संभावना ना हो, संभव ना हो, उस समय दीपक जलाइए। यानी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए और सामना कीजिए।
जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो तब क्या करना चाहिए? जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो तब गीत को गाना गुनगुनाना ही अपना धर्म समझना चाहिए। जी हाँ। कभी किसे छीन लेने का छीन लेना मनुष्य का कर्तव्य किसे छीन लेना मनुष्य का कर्तव्य प्रश्न है, किसे छीन लेना मनुष्य का कर्तव्य है? अधिकार, हमारे जो अधिकार है वो हमको मिले तो ठीक, यदि ना मिले तो उन अधिकारों को छीनने का भी साहस आपके अंदर होना चाहिए। समझ में है? अपने अधिकारों के लिए हम संघर्ष करें, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करें, और उसको जब तक वो अधिकार हमको ना मिले तब तक हम चैन से नहीं बैठे। इसका कहने का मतलब यही है। तो अधिकार को छीन लेना मनुष्य का कर्तव्य है। तो इस प्रकार ये मौखिक सवाल है। अब आपको हम बता रहे हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए उसको, और किस प्रकार परीक्षा में उसका उत्तर लिखना है उसको जान। कवि ने किसे धर्म बताया? लघु स्तरीय पेज नंबर 38। कवि ने किसे धर्म बताया? उत्तर होगा, कवि ने कठिन परिस्थितियों का सामना मुस्कुराते हुए करना मनुष्य का धर्म बताया। ठीक है। नेक्स्ट है, किस आंख से आंख मिलानी चाहिए? कवि के अनुसार उस आंख से आंख मिलानी चाहिए जिस आंख का काम आंखें चुराना हो, अर्थात आंख मिलाना ना हो। जो आपसे कतराता है, जो व्यक्ति आपसे कतराता है, आपकी उपेक्षा करता है, आपको नज़रअंदाज करता है, उसका सामना कीजिए। कभी विपरीत काम करने के लिए बोलता है। साधारण बात क्या होती है, कोई हमारी तरफ नहीं देखता है तो हम भी उसकी तरफ नहीं देखते। कोई हमारे से 2 कदम पीछे चलता है, हम 10 कदम पीछे चलते हैं। लेकिन कवि ने ये बात नहीं कही। कवि ने पूरी कविता में अलग ही प्रकार की बात कही है। जो तुमसे कतरा रहा है, जो व्यक्ति तुमसे कतरा रहा है, तुमसे दूर भाग रहा है, तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है, तुम्हें नजर अंदाज कर रहा है, उससे आंखें चार कीजिए। समझ में? हाँ। नेक्स्ट है, संसार को किस राह पर चलना चाहिए? जिस राह की मंजिल ना हो। अरे मंजिल के रास्ते पर तो हर कोई चलता है। जैसे हमको घर जाना है तो हम अपने घर के रास्ते पर आसानी से चले जाते हैं। हमको मालूम है हमारे घर का रास्ता कहाँ है, घर हमारी मंजिल है। या हम कोई रायपुर जैसे तो ट्रेन में बैठेंगे, हमको पता है ये ट्रेन रायपुर जाएगी, हमको रायपुर में पहुंचा देगी, तो हम आसानी से उस ट्रेन पर बैठ जाते हैं और उस स्थान में पहुंच जाते हैं। लेकिन कवि यहाँ क्या कर रहे हैं? कवि कह रहे हैं संसार को किस राह पर चलना चाहिए। उत्तर में कवि बोलता है हमें उस राह पर चलना चाहिए जिसकी कोई मंजिल ना हो। जिस राह की कोई मंजिल ना हो, संसार को उस राह पर चलना चाहिए। अनदेखी अनजानी राहों को तलाशना करें। मतलब अब आप रास्ता खुद, नया रास्ता खुद बनाए। बने बनाए रास्ते पर चलना तो आसान होता है ना, हैं? जैसे रोटी है, रोटी बनी बनाई मिल जाए, उसको खाना हमारे लिए आसान है। रोटी बनाओ चलो, तो पहले हमको आटा गूंथना पड़ेगा, फिर चूल्हे की सहायता से, तवा की सहायता उसको सेकना पड़ेगा, सेक कर फिर उसके बाद रोटी तैयार होगी तो उसको फिर हम खा सकते हैं। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, हैं? आटे की व्यवस्था, आग की व्यवस्था, उसके बाद बनाने की मेहनत। तो यही बात कवि अलग ढंग से कहता है, अनदेखी अनजाने राहों पर चलो, स्वयं रास्ता बनाओ, स्वयं रास्ता पथ का निर्माण करो, अपनी मंजिल स्वयं बनाओ। मंजिल की राह पर नहीं चले, जिस राह की कोई मंजिल ना हो उस राह पर चलिए, अनजानी अनदेखी राहों पर चलिए।
और अपने लिए एक नए रास्ते पर मंजिल बनाइए। तो ऐसा करने से हटके, कभी हटकर बोलता है सब चीज। आपका प्रयास, आपका संघर्ष आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा, ऐसा कवि का मानना है। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ प्रश्न उत्तर में देखिए, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। कवि के अनुसार किस वक्त जीना इंसान का फर्ज है? ख नंबर में है, ग नंबर में है। कविता में किस राह पर हस्ती मिटाने की बात कही गई है? और चौथे नंबर में, उसकी खबर में ही सफ़र सारा कटे, जो हर नज़र से हर तरफ से बेखबर। पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और अंत में है, इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है? देखिए, इसके अलावा आपकी पूरे किताब में, पूरे लेसन में मेरे विचार, परियोजना कार्य, व्याकरण का कार्य, गतिविधियाँ आदि सब दिया है। ये विशेष है, पाठ से जुड़े हुए ये विशेष चैप्टर है, तो इनको आप ध्यान से पढ़िए। मेरे विचार में कवि लेखक क्या बोल रहा है, भाषा और व्याकरण में कवि ने क्या कहा है, गतिविधियाँ एक्टिविटी में कवि क्या बोल रहा है, परियोजना में कवि क्या कहने के लिए बोल रहा है, इस सब को पढ़िए। क्योंकि इस सब को पढ़ने से, ये सब विषय से जुड़े हुए हैं, इन सब को पढ़ने से आपको नई सीख मिलेगी, नई जानकारियाँ मिलेगी, नया काम मिलेगा। और ये सारा जो विषय है जो लिखा हुआ है वो सब इस लेसन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत उपयोगी और पठनीय है। अब आप इन पर विशेष ध्यान दीजिए। हर पूरे लेसन, कक्षा 8वीं में जो भी लेसन है, सारे लेसन को आप पढ़िए और इस पॉइंट पर मेरे विचार, मेरा सृजन, मेरा सुझाव, मेरी गतिविधियाँ, परियोजना, मेरी सहभागिता आदि जो भी रंगीन, मतलब ग्रीन कलर में जो कुछ भी आपके पुस्तक में दिया है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब देखिए, दीर्घ प्रश्न उत्तर में जो हमने अभी प्रश्न पढ़े हैं, उनमें से पहला प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, जिन मुश्किलों में मुस्काना धर्म है, इस पंक्तियों का अर्थ बताइए। तो जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, और यहाँ पर व्यक्ति कदम कदम पर संघर्ष करता है, हर चीज़ के लिए संघर्ष करता है, और संघर्ष करके ही मुश्किलों को पार करके, कठिन परिस्थितियों को पार करके वो विजय प्राप्त करता है और अपने मंजिल को प्राप्त करता है। तो संघर्ष में कभी उसको असफलता मिलती है, कभी दुख मिलता है, निराशा मिलती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में निराशा या दूसरी हताशा, किसी भी परिस्थिति में हमको मुस्कान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। असफल हो गया कोई बात नहीं, फिर प्रयत्न कीजिए, फिर असफल हो गए कोई बात नहीं, फिर प्रयास कीजिए। मतलब संघर्ष, सफलता के लिए संघर्ष करते रहना है, जब तक कि हमें अपनी मंजिल ना मिल जाए। संघर्ष से सफलता मिलती है, संघर्ष से विजय मिलती है। असंभव को संभव कर सकते हैं, संघर्ष करके हम असंभव को संभव कर सकते हैं, असफलता को सफलता में बदल सकते हैं, दुख को सुख में बदल सकते हैं, निराशा को आशा में बदल सकते हैं, आंसू को खुशी में बदल सकते हैं। तो ये कैसा हो सकता है? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा, आत्मबल होगा, आशा होगी, हिम्मत होगी, साहस होगा, तभी हम कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, जिस वक्त जीना इंसान का, कवि के अनुसार किस वक्त जीना इंसान का फर्ज है? जीना एक कला है, जीना एक कला है। बहुत कम लोग इस कला को जानते हैं, जो इस कला को जानते हैं वो जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। समझ में? खाना पीना, सो जाना या सांसारिक
सुखों को प्राप्त कर लेना, धन दौलत से सब सुख ले लेना, ये सब जीवन नहीं। जीवन का अर्थ, महत्व जानना है। हमको ये जीवन क्यों मिला है, हम इस जीवन को कैसे सफल और सार्थक बना सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, हम कैसे हम अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रयास करना है। जिस व्यक्ति को स्वयं को जीवन संघर्ष द्वारा अनुभव कर रहे हैं, जीवन संघर्ष में जब हमको असफलता मिलती है हम निराश हो जाते हैं, और ये निराशा हमको तोड़ देती है। हमारे अंदर ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारे जीवन का कोई अर्थ और महत्व नहीं है, और यहाँ तक कि हम अपने जीवन का अंत भी कर रहे हैं। ये मूर्खता है। अपने मन मस्तिष्क में कभी नकारात्मक यानी नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। आत्मबल, आत्मविश्वास रखना चाहिए, साहस रखनी, हिम्मत रखनी चाहिए। कभी कभी जीना मुश्किल हो जाता है इस दुनिया में, परिस्थितियाँ ऐसी बनती, समय ऐसा हो जाता है जब हमारा जीवन हमको भार स्वरूप लगता है, लेकिन नहीं, जीवन का अंत करने में कोई समझदारी नहीं है। जीवन में संघर्ष करना समझदारी है। इस संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मौत भी होती है। सुख आया ना तो दुख भी आएगा, और दुख आया तो फिर सुख भी आएगा। तो दिन रात की तरह जीवन में ये सब चलता रहता है। तो हमें आत्मबल के साथ सबका सामना करना चाहिए। हाँ, कविता में किस चाह पर हस्ती मिटाने की बात कही गई है? कविता में उस चाह पर हस्ती मिटाने की बात कही जिस चाह का नाम हस्ती मिटाना हो। देखिए, कवि बड़े ही रोचक ढंग से अपने विचारों को रखता है। अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेता है तब उसे उस लक्ष्य में के मार्ग में आने वाली बाधाओं से घबराकर हार नहीं स्वीकार करनी चाहिए। हार स्वीकारने स्वयं के जीवन को समाप्त कर देने के बराबर है। अपनी हस्ती मिटा देने जैसे विचारों को हटाकर संघर्ष का भाव मन में रखना चाहिए। संघर्ष करते करते यदि हस्ती मिट जाए तो व्यक्ति को वीर एवं बलिदानी की संपूर्ण संज्ञाओं से विभूषित किया जाता है। अन्यथा कायर और हारे हुए जीवन सिपाही की बातें याद किया जाएगा। अतः मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति हेतु यदि संघर्ष करना पड़े और संघर्ष करते करते अपना अस्तित्व भी मिटाना पड़े, अपने जीवन का अंत भी करना पड़े, तो इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। लड़कर मरना ज़्यादा अच्छा है। बिना लड़े मरना कायर की मौत है, लड़कर मरना वीर की मौत है। तो लड़कर मरना चाहिए। अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहिए, और इस लड़ाई में अगर जीवन का अंत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। कविता में क्या संदेश है? इस कविता में हमें संदेश मिलता है कि जीवन संघर्ष से भरा है, हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए। कवि ने कर्तव्य का पालन करने की बात कही है। कठिन परिस्थितियों के संघर्ष मुस्कुराते हुए करने की बात कही है, और असफलताओं से घबराना नहीं है, दुख से घबराना नहीं है, अधिकार छीनने की बात कही है, और कवि ने मनुष्य को जीवन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से हार न मानने की प्रेरणा दी है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, मेरे विचार में आंखें चुराना और आंखें मिलाना में क्या अंतर है? कवि ने मुश्किलों में मुस्कुराते रहने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लिया है। वे प्रतीक कौन कौन से हैं तथा उनके द्वारा क्या समझाने का प्रयास किया गया है, इसको आप पढ़िए, समझिए। भाषा व्याकरण में तुकान शब्द हैं और वर्ण विच्छेद हैं और संयुक्त अक्षर से बनने वाले शब्द हैं। इन सब का उत्तर मोबाइल में आपको भेज दिया गया है। सभी पाठों का प्रश्न उत्तर आपके मोबाइल में भेज दिया गया है, आप वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। अब देखिए,
दूसरा पांचवा पाठ हम आपको बता रहे हैं। 5 मित्रता। फ्रेंड्स देखिए, इस लेसन में, मित्रता लेसन में लेखक ने जीवन में मित्र का क्या महत्व है, हमारे जीवन में मित्र थोड़ा गंभीर विषय है। आपको ये लेसन कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हमारे जीवन में मित्र का क्या महत्व है, इस पर विचार है। सच्चा मित्र कौन है, सच्चे मित्र में क्या गुण होते हैं, कुसंगति से हमको बचना है, क्यों बचना चाहिए, कुसंगति के प्रभाव से हमारे जीवन का कैसे विनाश होता है, ये सारी बातें हैं। सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं, सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक भरोसेमंद होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। कुसंगति काजल की कोठरी के समान है, कीचड़ के समान है, अतः उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो पाठ का सारांश, ये पाठ का सारांश आपको पढ़ना है। आपके पास जो आंसर शीट दिया गया है उसका पाठ का सारांश दिया है, उसमें पेज नंबर 23, वहाँ से आप पढ़िए क्या बात कही गई है, उससे आपको सारे प्रश्न उत्तर बनाने में आसान हो जाएगा। इस लेसन को कैसे पढ़ना है ये आपको बता दें। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो चाहे रूप में, जिसे जो जिस रूप में चाहे उसे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। तो इस प्रकार आपको ये लेसन धीरे धीरे एक एक पैराग्राफ करके पढ़ना है। पढ़ने का अभ्यास ज़रूरी है। बुक रीडिंग से आपको नंबर मिलेंगे और आप शुद्ध हिंदी पढ़ सकेंगे। पढ़ते समय ध्यान रखिए क्या अक्षर है और उस पर क्या मात्रा दी गई है, और संभव हो कठिन शब्दों को आप डायरी में लिखते चलिए या रफ कॉपी में लिखिए, और उसके बाद उसका उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। और बार बार लिखेंगे तो आपको डिक्टेशन में मदद करेगा। डिक्टेशन 10 नंबर का आता है। तो आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पेज नंबर 47 में सबसे पहले है, ये देखिए, बाहरी संसार में निकलने पर मनुष्य के सामने सबसे कठिनता किस बात की होती है। तो ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर है बाहरी संसार में निकलने पर मनुष्य को सबसे पहली कठिनता मित्र चुनने की होती है। जैसा सवाल वैसा जवाब। हम लोग कैसे मिट्टी के समान हैं, हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं। लेखक को किस बात का आश्चर्य हो रहा है। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि लेखक को किस बात पर आश्चर्य हो। लेखक को इस बात पर आश्चर्य होता है कि लोग जब घोड़ा खरीदते हैं तो उसके 100 गुण देखते हैं, 100 गुण दोष देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, काफ़ी समय लगाते हैं उसको खरीदने में। परंतु मित्र बनाने के लिए हम ना तो मित्र के सामने वाले मित्र के स्वभाव को समझते हैं, ना आचरण को समझते हैं, ना और उसी कोई गुणों को देखते हैं। किसी चीज़ की जांच किए बिना हम तुरंत उसे अपना मित्र बना लेते हैं। इस बात पर लेखक को बहुत आश्चर्य होता है। किसी की कौन सी 2-4 बातें देखकर लोग उसे मित्र बना लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के हंसमुख चेहरे, थोड़ी सी चतुराई, थोड़ा सा साहस आदि 2-4 बातें देखकर हम लोग झटपट उसे मित्र बना लेते हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न, यही ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। तो जिसमें एक सवाल है 4 उत्तर है, जिसमें एक उत्तर सही है, बाकी 3 उत्तर गलत है। जो सही उत्तर उसको चुनना है। किसका बहुत प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है? संगति का। आंसर होगा संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। छात्रावास में किसकी धुन सवार होती है? मित्रता की। आंसर होगा छात्रावास में मित्र का धुन सवार होती है। कैसा मित्र जीवन के लिए औषध है? विश्वास पात्र मित्र जीवन के लिए औषध है। सच्चे मित्र में किसकी तरह निपुणता होती है? सच्चे मित्र में वैद्य की तरह निपुणता होती है। इसके बाद देखिए, लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव का था। इसके बाद देखिए, इसमें लघु उत्तरी कुछ प्रश्न हैं, जिसका 1-2 उत्तर हम आपको बता रहे हैं। दीर्घ का भी 1-2 उत्तर बताएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है, समझना है, और सभी प्रश्नों के, सभी पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में और इस किताब में जो टेक्स्ट बुक में लिखने का उसको टेक्स्ट बुक में लिखिए, जो नोटबुक में लिखना है उसको नोटबुक में लिखिए। तो आइए, पहला सवाल, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता क्यों जरूरी है? मित्रों की चुनाव की उपयुक्तता जरूरी इसलिए है क्योंकि उस समय उसी पर जीवन की सफलता असफलता निर्भर करती है। अच्छी संगति का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। हम अच्छे व्यक्ति के साथ यदि दोस्ती करेंगे तो उसकी अच्छाई का, अच्छे गुणों का हमारे पर प्रभाव पड़ेगा। हम भी एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, क्योंकि मित्र हमारा पथ प्रदर्शक होता है। मित्र से हम ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। तो ऐसा अच्छा इंसान बनकर, अच्छे गुणों को लेकर, अच्छा आचरण कर हम अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को उन्नति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। सच्ची मित्रता के क्या गुण होते हैं? सच्ची मित्रता उत्तम वैद्य की तरह होता है, और वो हमें अच्छे रास्ते पर ले जाता है, अच्छे गुणों को बताता है, अच्छी माता की तरह वह धैर्य और कोमलता देता है। अच्छा, नेक्स्ट है, हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होना क्यों जरूरी है? हाँ, सहानुभूति होने से हम और हमारे मित्र एक दूसरे की लाभ और हानि पर विचार कर सकते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। अच्छा, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसका क्या अर्थ है? समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस कथन का आशा है कि व्यक्ति प्राय जिन गुणों का स्वामी स्वयं बनने की से वंचित रह जाता है, उन गुणों को दूसरे व्यक्ति में पाकर आकर्षित होता है। उस व्यक्ति विशेष को मित्र बनाने पर वो हर्षित होता है, और उसे कम से कम उन गुणों से युक्त व्यक्ति मिला है और वह उसकी निकटता पाना चाहता है। ठीक है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह बुद्धि का विनाश करता है, शरीर का विनाश करता है, नीति का, विवेक का विनाश करता है। जिस प्रकार बीमार व्यक्ति के शरीर कमज़ोर हो जाता है और वह पूरी तरह से रोगी हो जाता है, उसी प्रकार कुसंगति के प्रभाव से व्यक्ति का चरित्र निर्मल हो जाता है, वह आचरण से, स्वभाव से, गुणों से गिर जाता है, बुद्धिहीन, विवेकहीन हो जाता है। बुराई अटल भाव से धारण कर बैठती है। जीवन में बुराई जो है वो अटल भाव धारण करके बैठती है, यानी बुराई अगर हमारे जीवन में आ जाए तो वो जल्दी से निकलती नहीं है। बुराई हमारे सोच को बिगाड़ती है, हमारे विवेक को बढ़ाती है, हमारे शरीर को बिगाड़ती है और हमें विनाश के रास्ते पर ले जाती है। नेक्स्ट है, देखो दीर्घ प्रश्न उत्तर में, मनुष्य कब समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करता है? युवावस्था में, जब हम कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं
तब हमारा मन कोमल होता है, हर प्रकार के संस्कार को ग्रहण करने योग्य होता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और अपरिपक्व होते हैं। तो इस समय व्यक्ति समाज में प्रवेश करता है। लेखक ने किन दो तरह के लोगों का साथ रहना बुरा बताया? लेखक अनुसार हमसे अधिक दृढ़ संकल्प और हमारी ही बात को ऊपर रखने वाले लोगों का साथ करना बुरा होता है, ऐसा करके बताया। दृढ़ संकल्प लोगों की बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है। दूसरी स्थिति में हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता और ना कोई हमारा सहारा रहता है। तो युवावस्था बाल्यावस्था के मित्रों में क्या अंतर होता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, युवावस्था और बाल्यावस्था के जो मित्र होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। युवावस्था व बाल्यावस्था में मित्रों के में दृढ़ता, गंभीरता और शांत रहने जैसी प्रकृतियों में अंतर होता है। बाल्यावस्था में मित्र चुलबुले व नटखट होते हैं, जबकि युवावस्था में मित्र धीर, गंभीर और समझदार होते हैं। इंग्लैंड का एक विद्वान किस बात के लिए अपने भाग्य को सराहता रहता है और क्यों? इंग्लैंड का एक विद्वान को युवावस्था में दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस प्रकार जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो उसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ बुरे लोगों की संगति में रहना पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते, इसलिए वो इसको अपना सौभाग्य मानता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस चीज़ की चाह करते हैं वो नहीं मिल पाती, और नहीं मिल पाने के पीछे ही हमारी बुराई भी होती है, ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार ये दो लेसन के प्रश्नोत्तर कार्य हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा देखिए इसमें बताया है मेरे विचार, मेरा सृजन, भाषा और व्याकरण, गतिविधियाँ, सहभागिता, मेरी कल्पना, परियोजना कार्य, ये ग्रामर के कुछ कार्य, वाक्य बनाइए, इस 5 से 10 क्रिया शब्द छांट के लिखिए। ये सब सरल है और इसकी मदद इन सब सवालों की मदद के लिए आंसर शीट आपको भेज दी गई है। आप पहले बिना आंसर शीट देखिए, जो उत्तर बना सकते हैं उसको पहले बनाइए, और जहाँ पर अटकेंगे वह रुकेंगे, नहीं बन पाएगा, तो आप उस आंसर शीट से जो आपके पास भेज दी गई है उससे आप सहायता ले सकते हैं, या फिर आप हमसे मदद ले सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए नंबर नोट कीजिए 7894945066। हम आपकी हर तरह की हर समय मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। हाँ, तो ये 2 लेसन के बारे में हमने आपको आज बताया है, समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इस लेसन को आप पढ़िए। लेसन को पढ़ने से आप किसी प्रकार का भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। कठिन कुछ नहीं है, आपको एकाग्रता के साथ, गंभीरता के साथ पढ़ना है, समझना है, तब ये विषय आपको आसानी से समझ में आएगा। मित्रता लेसन थोड़ा गंभीर है। आप एक बार पढ़िए, थोड़ा समझ आएगा, दूसरी बार पढ़िए, थोड़ा और समझ आएगा, तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। और मदद के लिए आपके पास उद्भव का जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने आपको भेज दिया है, वो भी आपकी मदद करेगा। तो इस प्रकार आपको कोई समस्या, कोई कठिनाइयाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई का काम जारी रखिए। कुछ दिनों बाद आपकी परीक्षा है, अच्छी से तैयारी कीजिए, पढ़ो, समझो और लिखो, अच्छे से पढ़िए। और इस समय कोरोना के कठिन मुश्किल समय में आप घर में रहकर पढ़ाई कीजिए, आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई कीजिए।
धन्यवाद।